नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में, यहाँ पे वर्कशॉप साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने डिस्कस किया मटेरियल साइंस के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे। और सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा था मास वेट एंड डेंसिटी, जिसमें कि दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उनमें हमने थ्योरी बताया है मास वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड। अब हम मास वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले आईटी एग्ज़ाम्स के लिए या ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी जैसे आप करते हैं डीआरडीओ, इसरो इत्यादि में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वर्कशॉप साइंस का, तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप उस वीडियो को भी देखकर अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे मास वेट एंड डेंसिटी का दो क्लास में, या मतलब यहाँ पे दो पार्ट में हमने थ्योरी को कंप्लीट कराया था। और फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा, जो कि पार्ट थर्ड रहेगा मास एंड डेंसिटी का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कनेक्ट होकर समझने का प्रयास करिएगा। और कोई अगर डाउट रह जाता है तो यहाँ पे कमेंट करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। देखिए, बोल रहा है कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बोल रहा है आपेक्षिक घनत्व की बोतल के द्वारा, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन डी स्पीडोमीटर द्वारा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, बी और सी जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, इसके द्वारा हम आपेक्षिक घनत्व को क्या करते हैं, यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। मतलब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं आपेक्षिक घनत्व की बोतल द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा और आर्किमिडीज का सिद्धांत। मतलब ये तीनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व को नहीं माप सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा। नोट करेंगे आप सभी। स्पीडोमीटर के द्वारा हम किसी भी पदार्थ की चाल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माप सकते हैं, स्पीड को मापते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा। नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है। फ्रेंड्स, वो पूछा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके भार में कमी आ जाती है। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है, यह कथन प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहने का आपका ये प्रयास कर रहा है कि जब कोई वस्तु को आप द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है। ये सभी लोग जानते हैं, है ना। और वैसे भी हमने थ्योरी के क्लास में आपको ये कंप्लीट कराया है कि जब कोई वस्तु को आप द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कमी होती है, न कि द्रव्यमान में कमी होती है। ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, हर जगह आपका क्या होता है, द्रव्यमान वो समान होता है। लेकिन द्रव
में अगर आप मतलब आप भार को कहीं पे लेके जाएंगे तो भार में कमी जरूर आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही आपसे कहने का प्रयास कर रहा है, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यह कथन किसका है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है प्लवन का सिद्धांत, ऑप्शन बी मशीन का सिद्धांत, ऑप्शन सी आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ये कहे थे कि जब कोई वस्तु को आप द्रव में डुबोएंगे, जब कोई वस्तु को आप द्रव में डुबोएंगे तो उस वस्तु का भार में उतना ही कमी आएगा जितना कि वह वस्तु क्या करती है, उस द्रव के भाग को क्या करती है, हटाती है। ठीक है ना, तो इसी सिद्धांत पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों के डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से आपका ये क्या, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर अगर यहाँ पे हम बढ़ें तो फ्रेंड देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है घनत्व मापने के लिए, ऑप्शन बी आर्द्रता मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, और ऑप्शन डी है आपका दूरी मापने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं घनत्व को मापने के लिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फ्रेंड्स, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा क्योंकि ये आईटी एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है घनत्व मापने के लिए, ऑप्शन बी आर्द्रता मापने के लिए, ऑप्शन सी तापमान मापने के लिए, ऑप्शन डी दूरी मापने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग आप लोग करेंगे आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है ना, और हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग घनत्व मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। तो आज के बाद डाउट क्लियर कर लीजिएगा, हाइड्रोमीटर क्या होता है, वो घनत्व मापता है, और हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि 5 नंबर है, वो पूछा है कि एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था भार का मात्रक, है ना, तो भार का मात्रक एफपीएस में भी हमने बताया था और सीजीएस में भी बताया था और एमकेएस में भी बताया था। ठीक है ना, अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तीनों का मात्रक। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, देख लेते हैं कि एफपीएस में क्या होता है। अगर हम बात करेंगे भार का मात्रक एफपीएस में, तो एफपीएस में हमारा होता है पाउंड। क्या होता है फ्रेंड्स, एफपीएस में पाउंड होता है। सीजीएस में हमारा क्या होता है, भार का हम बात कर रहे हैं, द्रव्यमान का नहीं, भार का, ध्यान दीजिएगा। तो भार का क्या होता है, एफपीएस में आपका हो जाता है पाउंड हो जाता है, सीजीएस में आपका डाइन हो जाता है, और एमकेएस में आपका क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भार का था। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, एफपीएस जो प्रणाली है इसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपका पाउंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफपीएस प्रणाली में हम लोग भार का मात्रक पाउंड ही रखते हैं। ठीक है, एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में आपका क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, और सीजीएस में आपका क्या होता है, डाइन होता है। ये आपका भार की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया, इसको नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है कि घनत्व की इकाई नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, घनत्व की इकाई
नहीं है पूछा है नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा ऑप्शन ए बोल रहा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी जो है पाउंड प्रति फुट क्यूब, मतलब एलबी को हम पाउंड भी कहते हैं, ठीक है। सी जो है आपका बोल रहा है सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर प्रति ग्राम क्यूब, ठीक है। ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, ये जो आपका घनत्व का इकाई नहीं होता है, सेंटीमीटर प्रति ग्राम क्यूब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी नॉन। तो एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है ना। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम होता है। नोट करेंगे आप सभी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे पूछा है कि एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है, ठीक है। यहाँ पे डबल टाइपिंग हो गया है, तैर रही है, तो आप एक ही नोट करिएंगे, ठीक ना। जब वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर तैर रही है, मतलब ठीक तैर रही है, और वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व के समान है, तो वस्तु बहुत थोड़ी सी द्रव में धकेली जाती है। तो वस्तु क्या है, थोड़ी सी द्रव में धकेली जाती है, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक वस्तु किसी द्रव के सतह पर ठीक तैर रही है, ठीक है। वस्तु का जो घनत्व है द्रव के घनत्व के समान है, वस्तु बहुत थोड़ी सी द्रव में धकेली जाती है, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक वस्तु है जो कि द्रव के सतह पर ठीक क्या हो रही है, वो तैर रही है, और कंडीशन यहाँ दिया है कि वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व के समान है। मतलब वस्तु का घनत्व और द्रव के घनत्व दोनों क्या है, समान है। तो इस वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर धकेल रहे हैं, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसी को हम ऑप्शन के साथ यहाँ क्लियर करते हैं। तो वस्तु पर जब हम थोड़ी सी धक्का देते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन ए, वह धीरे धीरे पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन बी, वह वहीं रह जाएगी जहाँ तक उसे धकेला गया है। ऑप्शन सी, वह डूब जाएगी। ऑप्शन डी, तेजी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग समझिएगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। एक बार चलिए फिर से हम आपको समझा देते हैं, है ना, ओवरव्यू। देखिए आपका क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एक जो वस्तु है वो पानी के सतह पर ठीक क्या हो रही है, तैर रही है। कंडीशन दिया था कि जो वस्तु का जो भार है वो यहाँ पे वस्तु का जो घनत्व है पानी के घनत्व के समान है। मतलब वस्तु और पानी का जो घनत्व है वो दोनों क्या है, समान है। तो अगर आप वस्तु को जल में थोड़ी सी धक्का दे करके धकेलते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा कि वह वहीं रह जाएगी जहाँ तक उसे धकेला गया था। मतलब वस्तु को अगर आप धकेलेंगे तो वस्तु वहीं पे रह जाएगी जहाँ तक उसे धकेला गया है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि पानी और वस्तु का जो घनत्व है फ्रेंड्स वो क्या है, दोनों हमारा क्या है, बराबर है, इसलिए
है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, नोट करेंगे आपसे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनत्व संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बोल रहा है द्रव्यमान तथा आयतन से, ऑप्शन बी आयतन तथा तापमान से, ऑप्शन सी तापमान तथा दाब से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो घनत्व होता है वो आपका द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपको घनत्व निकालना रहता है तो क्या करते हैं, आयतन द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का अगर आपको घनत्व निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान बटा और उस वस्तु का आयतन, क्या करते हैं, दोनों का अनुपात ही होता है ना हमारा घनत्व। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, एक संबंध हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि घनत्व किससे संबंधित हो सकता है, द्रव्यमान तथा आयतन से। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि एमकेएस प्रणाली में जो घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है। एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक, ठीक है, हमने अभी बताया था कि यहाँ पे जो घनत्व होते हैं वो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब इसके यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस प्रणाली में जो घनत्व का मात्रक होता है, चलिए इसको ऑप्शन से क्लियर करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है एलबी मतलब पौंड प्रति फुट क्यूब, ऑप्शन सी है केजी प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है नॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक होगा आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केजी प्रति मीटर क्यूब जो होता है ना हमारा यहाँ पे एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक होता है। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे सीजीएस प्रणाली में, तो सीजीएस प्रणाली में हो जाएगा आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि एफपीएस प्रणाली में घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, तो पौंड प्रति फुट क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। एमकेएस में आपका होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, घनत्व यहाँ पे हो गया ना एमकेएस में। अगर आप सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या हो जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आपका एफपीएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक अगर कोई पूछे तो पौंड प्रति फुट क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपका तीनों रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। मतलब आपेक्षिक घनत्व कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, या आप आपेक्षिक घनत्व बोले या आप विशिष्ट गुरुत्व बोले या आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, है ना, तीनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है मात्रकहीन। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, नो यूनिट हो जाता है ना, क्या होता है, नो यूनिट होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोमीटर होता है वो आपका
यहाँ पे किस सिद्धांत पे काम करता है? तो चलिए ऑप्शन ए जो है आपका है प्लवन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी हुक के सिद्धांत पर, सी पास्कल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे प्लवन के सिद्धांत पर जो है हमारा हाइड्रोमीटर काम करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बोला है कि पानी से हल्का द्रव है, तो पानी से हल्का द्रव कौन होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है अल्कोहल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी आपका नन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अल्कोहल और पेट्रोल दोनों जो है पानी से हल्का द्रव है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि 50 डिग्री पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व 1 से क्या होता है? अगर आप किसी भी पानी का विशिष्ट गुरुत्व 50 डिग्री पर अगर आप किसी भी पानी को 50 डिग्री तक गर्म करते हैं तो पानी का जो विशिष्ट गुरुत्व है 1 से क्या होगा फ्रेंड्स? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 से क्या होगा? 1 से हमारा कम होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि ट्यूडल हाइड्रोमीटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ट्यूडल हाइड्रोमीटर का उदाहरण क्या होता है? ऑप्शन ए दुग्धमापी का, शर्करा मापी का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, डी एस्पीडोमीटर का। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो आपका ट्यूडल हाइड्रोमीटर होता है उससे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दुग्ध मापी और शर्करा मापी दोनों हम माप सकते हैं ट्यूडल हाइड्रोमीटर से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।